गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे यूनिट नंबर 6 का सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर था वो पहले फिफ्थ के लास्ट चैप्टर से पहले ही पढ़ लिया था, तो ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, वो अंडरस्टैंडिंग कर लो। अब सिक्स में यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म, यानी मराठी में वसाहतवादा विरुद्ध भारतीयांचा संघर्ष। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा है? बिफोर 1857 म्हणजे 1857च्या उठावापूर्वीचे उठाव, रिवॉल्ट। उठाव यानी क्या? रिवॉल्ट। जो रिवॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा है। अब क्या पढ़ना है हमें इस सेकेंड पार्ट में? 1857 का रिवॉल्ट पढ़ना है, यानी 1857चा उठाव पाहायचा आहे। जो स्टेट बोर्ड के स्टुडंट्स से, म्हणजे पुणे बोर्डाचे विद्यार्थी आहेत, 10वी ज्यांनी पुणे बोर्डातून दिलेली आहे, उन लोगों को पता है 1857 का रिवॉल्ट यानी 1857 का उठाव, उसके कारण यानी रीजन्स, लीडर यानी नेतृत्व, यानी इम्पैक्ट मीन्स परिणाम, उनके बारे में पढ़ा है। वही हम अब फिर से एक बार दोहराएंगे। मीन्स 1857 के रिवॉल्ट के बारे में हम पढ़ना है। तो यहाँ पे अब बुक में जो दिया गया है थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हम उसको हमारे हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग करने के हिसाब से हम हमारे हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ना है? 1857 के रिवॉल्ट के रीजन्स देखने हैं। रीजन्स यानी कारणे, हुआ क्यों है, 1857चा उठाव झाला का, हे आपल्याला अभ्यास द्यायचे पहिल्यांदा। जिसके बाद आगे जाके धीरे धीरे हम बाकी बातों के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मेन है हुआ क्यों। 1857 का रिवॉल्ट, 1857चा उठाव झाला का, याबाबत आपल्याला अभ्यासायचंय। तर त्याबाबत अभ्यासताना पहिलं कारण मीन्स फर्स्ट रीजन, ब्रिटिश सैनिकांच्या मनातील असंतोष। फर्स्ट रीजन क्या है? जो सोल्जर्स थे ब्रिटिशों के यहाँ पे काम करने, लेकिन सोल्जर्स थे इंडियन, म्हणजे भारतीय सैनिक आहेत, काम करतात ब्रिटिशांकडे, उन लोगों के मन में ब्रिटिशों के खिलाफ धीरे 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 ऐसी बातें आने लगी, जिस वजह से यही सोल्जर्स उनके ही खिलाफ जाने लगे। इसके रीजंस क्या है ये पहले पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्या है? इसके 4 रीजंस है। इसमें जो उनको वागणूक यानी मराठी में बिहेवियर, इंडियन सोल्जर के साथ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका बिहेवियर वो एवरी टाइम निग्लेक्टेड था। म्हणजे काय? तो भारतीय सैनिकांना ब्रिटिश अधिकारी नेहमी अपमान करणं हे भारतीय सैनिकांना पदोपदी करत होते। त्यामुळे भारतीय सैनिकांच्या मनात ब्रिटिशांच्या विरोधात काय निर्माण झाले? असंतोष। मीन्स देखो, बिहेवियर अगर ठीक ना हो तो इनडायरेक्टली कभी ना कभी लोग उसके खिलाफ चले जाते। यहाँ यही पे इंडियन सोल्जर्स का वही हुआ है। सेकंड रीजन है यहाँ पे जो अलाउंस यानी भत्ता। अगर आपको जॉब कर रहे हैं तो वो आपको एक पेमेंट देते हैं, उसके साथ कुछ अलाउंस देते हैं, यानी भत्ते दिले जाता। म्हणजे प्रवास है, ट्रैवलिंग अलाउंस, प्रवास भत्ता म्हणजे ट्रैवलिंग अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं। वो एवरी टाइम इंडियन पर्सन को कम नहीं दिया जाते। सेम टाइम अगर प्रमोशन करना है, थर्ड रीजन क्या है? प्रमोशन म्हणजे बढती। जर तुम्हाला नौकरीत बढती द्यायची असेल, मीन्स प्रमोशन देना है, तो एवरी टाइम इंडियन सोल्जर्स को निग्लेक्ट किया जाता था। नहीं, इंडियन सोल्जर्स को प्रमोशन यानी बढ़ती नहीं दी जाएंगी। इस वजह से भी सेम टाइम और एक रीजन था, समुद्र ओलांडण्याची शक्ति। अब ये थोड़ा सा रीजन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हार्ड जाएगा। अब इसमें क्या है इतना? ओशन को ही क्रॉस करके जाना है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे, आम बात है। लेकिन इंडियन सोल्जर्स इसके खिलाफ क्यों थे? क्योंकि इंडियन रिलीजन में या इंडियन ट्रेडिशन में ये कहा जाता था, कोई भी किसी भी आदमी ने अपना जो ओशन है, अरेबियन ओशन है, बंगाल का सीएम वे ऑफ बंगाल, तो उनको क्रॉस करके कभी नहीं बाहर जाना, ये इंडियन ट्रेडिशन कहती थी। यहाँ पे ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन में भारतीय परंपरेत सांगितलंय समुद्र ओलांडून जायचं नाही, लेकिन ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे इंडियन सोल्जर्स को ओशन क्रॉस करने को लगाते थे। तो यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन को, यहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन उस समय का ट्रेडिशन था,
तो उसको क्रॉस करने का काम यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स करते थे। और एक बात, अगर किसी की ट्रांसफर हुई म्हणजे बदली झाली, ट्रांसफर यानी क्या, बदली, एक जगह से दूसरी जगह पे उसे जॉब के लिए जाना पड़ा, तो वहां पे भी इंडियन सोल्जर को वो चाहते थे वो उस जगह पे कभी नहीं भेजा जाता था, सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर को ही भेजा जाता था उनकी मनचाही जगह पे। तो इस वजह से ब्रिटिश के खिलाफ इतने सारे रीजंस थे, 4-5 रीजंस थे, जिनकी वजह से ब्रिटिशों के खिलाफ जो इंडियन पर्सन्स थे या सोल्जर्स थे वो उनके खिलाफ जाने लगे। और इसके बाद देखना है, ये हुए सोल्जर्स के बारे में। आता इसके बाद सेकंड कौन थे इनके खिलाफ, संस्थानिक। अब संस्थानिक यानी इंग्लिश में कौन, जो छोटी छोटी डायनेस्टीज होती है ना, उनका जो रूलर होता है उसे कहा जाता है मराठी में संस्थानिक। मीन्स इन शॉर्ट स्मॉल डायनेस्टी रूलर या किंग, उसे कहा जाएगा मराठी में संस्थानिक। संस्थानाचा प्रमुख तो संस्थानिक। ऐसे संस्थानिक भी ब्रिटिशों के खिलाफ जाने लगे। क्यों जाने लगे, तो यहां पे लॉर्ड डलहौसी फर्स्ट रीजन है। लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी ने क्या किया, लॉर्ड डलहौसी ने ऐसी बात की जिसकी वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स उनमें संस्थानिक उनके खिलाफ जाने लगे। क्या किया लॉर्ड डलहौसी ने, वारसा हक्क नामंजूर, यानी क्या, मराठी में समझ में आएगा, वारसा हक्क नामंजूर म्हणजे काय, दत्तक वारस जर घ्यायचा असेल तर त्याला नामंजुरी डलहौसी दिली, त्यामुळे अनेक संस्थानं त्याने नष्ट केली। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अगर किसी रूलर को बेटा या बेटी नहीं है, हु इज एन रूलर, ये अगर प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे वो किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते थे। इसी एडॉप्ट करने की फैसिलिटी को डलहौसी ने रोक दिया। तो इस वजह से बहुत सारे जो रूलर उनको बेटे नहीं थे तो उनको वहां पे प्रॉब्लम होने लगी। इस वजह से सातारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, उदयपुर, नागपुर, जो ऐसे संस्थान या स्मॉल डायनेस्टी है उनको उन्होंने उसने बंद कर दिया। सेम टाइम अगर संस्थानिक ही बंद हो गए तो इनके यहाँ पे जो भी सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनकी भी जॉब चली गई। इस वजह संस्थानिक के सोल्जर भी यहाँ पे, ये तो आर्मी वाले थे, वो ब्रिटिशों के यहाँ पे काम करने वाले, ये तो संस्थानिक है। सेम टाइम वहां पे जो वतन दिए थे, वतन क्या, वतन यानी क्या, ग्रँटेड लँड म्हणजे जमीन, दिलेली जमीन, त्या जमिनीच्या विरोधात किंवा त्या जमिनीच्या तिथे ते जमीनदार वतनदारांच्या देखील जमिनी निघून गेल्या। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है वो आप टेक्निकल है, इकोनॉमिक, आर्थिक कारणे। अब इसके बाद कौन से स्टार्ट होते हैं, आर्थिक कारणे। आर्थिक कारणात आणखी काय काय येतंय, तर आर्थिक कारणामध्ये प्रामुख्याने मीन्स इकोनॉमिक रीजन, यहाँ पे ब्रिटिशों ने कायम धारा रैयतवाड़ी जमींदारी, जो ये जमीन महसूल की यानी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू की सिस्टम स्टार्ट की गई। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से आम लोग या फार्मर्स को प्रॉब्लम होने लगी। क्यों, अगर ये ट्रेडिशन लैंड रेवेन्यू सिस्टम म्हणजे जमीन महसुलाची नवीन पद्धति आणली, वो इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट नहीं थी, न्यू लाई है। इस वजह से इंडियन जो फार्मर्स थे वो एडजस्ट नहीं हो सके, म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांना ही नवीन पद्धति काय लागू झाली नहीं। उसी के साथ सेम टाइम अगर यहाँ पे लैंड रेवेन्यू देना है, जमीन महसूल द्यायचा असेल, पहले के जमाने में एज अ प्रोडक्शन म्हणजे शेतीतील उत्पन्न देखील तुम्ही लैंड रेवेन्यू म्हणून देऊ शकत होते। प्रोडक्शन ही आप लैंड रेवेन्यू की तरफ जमा कर सकते थे गवर्नमेंट के पास। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशों ने और एक प्रॉब्लम कर दी, उन्होंने एज अ कैश, सिर्फ हमें कैश में ही लैंड रेवेन्यू चाहिए, प्रोडक्शन हम नहीं लेंगे, ये उन्होंने बात की। इस वजह से फार्मर्स की प्रॉब्लम हुई। पहले के जमाने में अगर लैंड रेवेन्यू लेते थे, अगर कुछ फेमिन आ गया या कुछ प्रॉब्लम्स हुई फार्म को, तो उस समय में उस लैंड रेवेन्यू को क्या किया जाता था, उस साल के लिए माफ किया जाता था। ब्रिटिशों ने ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं रखी, कंपलसरी लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा, दिया जाएगा, ये यही फैसिलिटी उन्होंने उस समय में की थी। अब इस वजह से अब कैश देना है तो यहाँ पे फार्मर की कंडीशन चेंज हुई। नेक्स्ट रीजन देखो,
अगर कैश देना है तो सभी लोगों का प्रोडक्शन साथ में मार्केट में आएगा, उसकी वैल्यू कम होगी। वैल्यू कम होने की वजह से तो ब्रिटिश जो फार्मर्स थे उनको पैसे लगेंगे, तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे? लँडलॉर्ड्स या मनी लेंडर्स के पास जाएंगे। म्हणजे कोणाकडे? जमीनदार, सावकाराकडे जायचे। मनी लेंडर्स यानी क्या? साहूकार। साहूकार के पास जाएंगे, वहां से कैश उठाएंगे। जो साहूकार यानी मनी लेंडर्स थे वो क्या करेंगे? कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के लोगों से, म्हणजे जास्तीच्या व्याजदराने लोकांकडून पैसे घ्यायचे। इस वजह से फार्मर की कंडीशन बहुत खराब होने लगी। इस वजह से फार्मर्स भी अब ब्रिटिशों के खिलाफ जाने लगे हैं। अब इसके बाद और एक रीजन था यहाँ पे, नील यानी इंडिगो जैसे प्रोडक्शन लेना कंपलसरी किया था, जिस वजह से भी फार्मर्स ब्रिटिशों के खिलाफ जाने लगे। उसके बाद नेक्स्ट रीजन धार्मिक यानी रिलीजियस। धार्मिक यानी क्या? रिलीजियस। रिलीजियस के बारे में अब रीजन है, रिलीजियस ऐसी क्या कंडीशन बनी थी जिस वजह से लोगों को परेशानी होने लगी थी? तो राजा राम मोहन राय की वजह से सतीबंदी हुई है। सतीबंदी होने की वजह से ये बात अच्छी हुई थी, लेकिन उस समय के इंडियन जो पीपल्स उन्हें लग रहा था अब ये रिलीजियस पॉलिसीज में म्हणजे आमच्या धार्मिक धोरणामध्ये ब्रिटिश काय करतात? हस्तक्षेप करता है। इस वजह से कुछ इंडियन पीपल्स उनके खिलाफ चले गए थे। सेम टाइम अब उनको समुद्र पर्यटन यानी ओशन क्रॉस करने की कंपलसरी की थी। इस वजह से भी लोगों की रिलीजियस जो पॉलिसी थी वो उसमें वो खराब होने लगी, ब्रिटिश खिलाफ है हमारे, ऐसे सोचने लगे थे। सेम टाइम लोगों का ये भी कहना था इतनी सारी पॉलिसीज लगाने की वजह से हमारा जो रिलीजन है वो खत्म हो जाएगा। मीन्स ब्रिटिश सरकार धर्म बुडवेपणा करेल आपलं असं वाटत होतं। इस वजह से देखिए लोग उनके खिलाफ जाने लगे। अब ये हुए रीजन्स, देखो हाँ कितने रीजन्स हुए? 4। सैनिकांच्या मनातील असंतोष, मीन्स सोल्जर्स के माइंड में ब्रिटिशों के खिलाफ जो पॉलिसी थी उसकी वजह से। इसके बाद संस्थानिक, इसके बाद आर्थिक यानी इकोनॉमिकल एंड धार्मिक मीन्स रिलीजियस। अब ये हुए रीजन्स 1857 की रिवॉल्ट की यानी 1857 उठावाचे रीजन्स। अब लेकिन प्रैक्टिकली ये कहां से इंसिडेंट शुरू हुआ? 1857 का रिवॉल्ट कहां से शुरू होता है? मीन्स इसके लिए कहेंगे तत्कालीन कारण। मीन्स ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो रहा है उसका उस समय का कहां से इसकी चिंगारी निकली, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब इसके बाद में क्या है, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने 1856 में एक साल पहले क्या किया था? तो सोल्जर्स के लिए न्यू टाइप की एनफील्ड कंपनी की राइफल्स लाई थी। कौन सी कंपनी की राइफल्स थी? एनफील्ड कंपनी की राइफल्स लाई थी। उन राइफल्स को उसकी खासियत क्या थी? वो दूर तक फायरिंग कर सकती थी एनफील्ड राइफल्स। अब ये इनफील्ड राइफल्स लाइए, ठीक है लाइए। अब उसके ऊपर जो उसके लिए जो राइफल्स लाई है वो वहां पे गोली चाहिए थी राइफल्स में डालने के लिए ना, तब फायरिंग होगा ना। तब उस जो राइफल यानी उसे मराठी में कहेंगे कारतूस, क्या कहेंगे? कारतूस। अगर इसमें डालना है, एनफील्ड राइफल में डालना है वो कारतूस जो है तो उसको डालना है तो, लेकिन जब वो कंपनी से आता था उसको खराब ना हो इस वजह से उसके ऊपर एक कवर किया जाता था। क्या किया जाता था? कवर। कवरिंग लिए वो क्या यूज करते थे? तो काऊ एंड पिक म्हणजे गाई आणि डुक्कर, जो दो रिलीजन के लिए, एक के लिए पवित्र है, एक के लिए टोटली वो उसे अपोज कर रहे हैं, उसको छूते भी नहीं, देखते भी नहीं। तो इतना मिस दोनों की चर्बी यानी बॉडी का जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो लगा के देते थे ताकि वो खराब ना हो इंग्लैंड से इंडिया में आने तक। तो इसके लिए जब वो उसमें डालना है तो डालने से पहले वो तोड़ना पड़ता था। एक हाथ से राइफल पकड़नी है, सेकंड क्या करना है, वो राइफल का जो लेना है गन, उससे वो निकाल के मुंह से तोड़ना है और उसकी डालने में मिस वो चर्बी कहाँ पे जाएंगे? मुंह के अंदर। इस वजह से जो सोल्जर्स थे वो इस राइफल को अपोज कर रहे थे। अब क्योंकि वो चर्बी कहाँ पे जाएंगी? पेट में। तो काऊ हिंदू के लिए पवित्र, पिक
यानी डुक्कर मुस्लिमों के लिए क्या लिख सकते, बैन है। तो वो देखते भी नहीं, खाते भी नहीं, वो उसकी भी चर्बी अंदर जा रही पेट में। इस वजह से हिंदू मुस्लिम रिलीजन ने उसे अपोज करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से तो यहाँ पे परेशानियां स्टार्ट हुई है। इसे अपोज किया है फर्स्ट इंडियन सोल्जर या पहला हुतात्मा 1857 का रिवॉल्ट का, जो बराकपुर पे अपॉइंटेड, पूर्व में जो छावनी थी क्या आर्मी की, वहां पे अपॉइंट किया गया मंगल पांडे। इस पर्सन ने क्या किया है, मंगल पांडे ने इसे अपोज किया है, मैं इनफील्ड की राइफल नहीं लूंगा, क्या करूंगा, मैं चलाऊंगा नहीं, ताकि क्योंकि उसे गाय की चर्बी है। ओके, अब इसे अपोज करने के लिए उसको गुस्सा आया, उसने गुस्सा आके क्या किया है, तो ये जो एनफील्ड की राइफल यूज की, लेकिन राइफल का यूज ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ ही किया है, और यहां से चिंगारी निकली है। ये 1857 की चिंगारी कहां से निकली है, मंगल पांडे के हाथ। मंगल पांडे के खिलाफ उसके बाद केस चली और इसे फांसी दी गई, और यही से 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। फांसी देने के बाद ये उस समय का मेन रीजन है जहां से 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। अब इसके बाद जैसे बराकपुर में ये होता है, उसके बाद लखनऊ मेरठ में भी जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी एज मंगल पांडे को फॉलो करना स्टार्ट किया है। जैसे उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया है तो वहां पे भी रिवॉल्ट, जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने क्या काम किया है, तो पहले जो ब्रिटिश ऑफिसर उनको मारना स्टार्ट किया सोल्जर्स ने, जो ब्रिटिश ऑफिसर के हाउस से उनको जलाना स्टार्ट कर दिया, यानी घर जलाना शुरुआत के लिए। लेकिन और वहां से वो सब लखनऊ मेरठ से कहा निकले हैं, चलो दिल्ली कह के दिल्ली को चले। कहां पे चले हैं, दिल्ली, जो इंडिया की कैपिटल उस समय में भी थी, उस दिल्ली को की तरफ निकले। अब इसके बाद हमें देखना है, ये तो स्टार्ट हुआ, रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। अब रिवॉल्ट स्टार्ट होने के बाद अब इनके लीडर्स के हिसाब से हम इनकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। कैसे देखेंगे, लीडर्स के हिसाब से, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग करना इजी हो। क्या क्या है, फर्स्ट लीडर है मुगल बादशाह बहादुर शाह। फर्स्ट लीडर कौन है, आप पॉइंट लिख सकते हो आपको इंटरेस्टेड हो। मुगल बादशाह बहादुर शाह, ये लीडर है। ये लीडर नाम का है, मुगलों का सिर्फ एक वारिस है, इस वजह से यहाँ पे इसे लीडर बनाया गया है, क्योंकि लास्ट रूलिंग बिगेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी इंडिया में, मुगल, उसका ये वारिस है। ये खुद भी बूढ़ा हो चुका है, देखो ये बूढ़ा हो चुका है। लेकिन जब लखनऊ और मेरठ के सारे सोल्जर्स कहां पे निकले, दिल्ली की तरफ निकले, और दिल्ली में जाके उन्होंने 12 मई 1857 म्हणजे 12 मे 1857 रोजी दिल्ली को अपने पास ताब्यात यानी कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का रूलर बना दिया, और उसे एक टाइटल दिया गया, शहंशाह हिंद। क्या टाइटल दिया गया, यानी उपाधि दिली का बहादुर शाह जफरला, शहंशाह हिंद। मीन्स ये शहंशाह बनाया गया किसका, हिंदुस्तान का। इसे अपॉइंट बहादुर टाइटल दिया गया। और इसी के बाद उसके, अब ये तो बूढ़ा है, इसको कुछ नहीं आ रहा, तो इस वजह से दिल्ली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसे दी गई, बख्त खान। किसे दी गई, बख्त खान को दी गई। बख्त खान को कहा गया आप दिल्ली को संभालो। क्या कहा, दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई, बख्त खान को दी गई, आप दिल्ली संभालो। और इसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने दिल्ली कैप्चर करने की कोशिश की। और इस टाइम पे जो ब्रिगेडियर जॉन निकेल्सन, कौन, जॉन निकेल्सन मारा गया इस फाइट में। फेमस पर्सन था ब्रिटिशों का, वो इस ब्रिगेडियर इस वॉर में मारा गया। और इसके बाद जो जॉन हडसन, जो सेकंड ब्रिटिश ऑफिसर है, वो कहां पे आया, दिल्ली में आया। उसने दिल्ली कैप्चर की,
और दिल्ली कैप्चर करके जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसे ब्रह्मदेश को भेज दिया गया। इसे कहाँ पे भेज दिया गया? ब्रह्मदेश। ब्रह्मदेश की कैपिटल कौन सी है? हमने पहले पढ़ा है, तो रंगून। रंगून को इसे भेज दिया गया और वहां पे ही मुगल बादशाह की डेथ हुई है 1862 में। इसके बारे में इतना ही है। क्या है? मुगल बादशाह बहादुर शाह को लखनऊ मेरठ के सोल्जर्स ने उसे बनाया गया किंग, दिल्ली कैप्चर कर ली। उसके बाद उसे टाइटल दिया गया, दिल्ली की जिम्मेदारी बख्तर खान के ऊपर दी। जॉन निकलसन मारा गया, जॉन हडसन ने दिल्ली कैप्चर कर ली और उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और वहां पे इसकी डेथ हुई है। अब इसके बाद देखना है सेकेंड इन लीडर इन 1857 रिवॉर्ड, म्हणजे दुसरा नेतृत्व ज्याने 1857 1857च्या उठावाचं केलेलं आहे, वो है कुंवर सिंह। कौन है? सेकंड, कुंवर सिंह। ये कुंवर सिंह कौन है? तो कुंवर सिंह ये लैंड लैंड लीडर है, मीन जमींदार है। कौन है? लैंड लीडर्स यानी जमींदार है। और इसने अपने बिहार का जो वेस्ट बिहार में इसकी अपना एरिया था, वहां पे इसने ब्रिटिशों के खिलाफ रिवॉल्ट किया है। और उसे झारखंड के हजारीबाग है, इसके सिवा और उड़ीसा का देवगढ़ है, संबलपुर है, वहां पे इसे सपोर्ट मिला है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ये जमींदार है, याद रखना है। इसने पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कुछ पार्ट वहां पे रिवॉल्ट किया है। इतना ही इसके बारे में याद रखना है। और इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मराठा एम्पायर की स्टार्ट होती है, मराठा पर्सन की स्टार्ट होती है। नाना साहेब पेशवे। कौन है? नाना साहेब पेशवे। ये सेकंड बाजीराव के बेटे हैं, हाँ याद रखो। नाना साहेब पेशवे कौन है? जिन्होंने 1803 में म्हणजे 1803 साली वसईचा ऍक्ट केला होता, वसईचा तह केला होता, उसका बेटा आई है सेकंड बाजीराव का। कौन? नाना साहेब पेशवे। इसी नाना साहेब पेशवे को कानपुर भेजा गया था और कानपुर में इसने लीडरशिप की है। कहाँ पे लीडरशिप की है? कानपुर में का लीडर बना है नाना साहब पेशवे। लेकिन इसको कैंपेल ने कानपुर में लीडर बना, लेकिन कैंपेल ब्रिटिश ऑफिसर है, उसने क्या क्या किया है? तो कानपुर को में विक्ट्री मिली है और उसके बाद उन्होंने उसे बाद में कानपुर कैप्चर करने के बाद इससे कहाँ पे भेजा गया? नेपाल में भेजा गया। यहाँ पे इसका उसका आखिरी समय गया है। इसके बाद देखना है अब नेक्स्ट और एक मराठा पर्सन, तात्या टोपे। ये नाना साहब पेशवा के साथ थे और झांसी के रानी के गुरु थे यानी टीचर थे। तात्या टोपे ये कहा दूर से थे क्या? नहीं, महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले थे तात्या टोपे। इन्होंने जैसे ही कैप्चर कर लिया कानपुर ब्रिटिशों ने, तो ये कहां पे गए? झांसी की रानी के पास चले गए, झांसी की रानी की हेल्प करने के लिए। वहां पे झांसी की रानी की हेल्प की, लेकिन झांसी की रानी की डेथ होने के बाद, झांसी रानी का एंड होने के बाद, ये फिर से एक बार ग्वालियर की तरफ निकल गए। जो ग्वालियर का सरदार था मानसिंह। कौन था ग्वालियर का सरदार? मानसिंह। इस मानसिंह ने क्या किया? धोखे से तात्या टोपे को बुलाया और तात्या टोपे को ब्रिटिशों के हवाले कर दिया और ब्रिटिशों ने इन्हें 1859 1859 मध्ये इनको फांसी दी गई। तात्या टोपे को फांसी दी गई। इनके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद देखना है नेक्स्ट है, फोर्थ हो गए और फिफ्थ लीडर है 1857 के रिवॉल्ट के, वो है झांसी की रानी। देखो गर्ल्स, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। इसका बचपन का नाम क्या था? मनकर्णिका। क्या था नाम?
मनकर्णिका, ये पुनाव से बिलोंग करने वाली थी, लेकिन इसकी शादी कहाँ पे हुई है? झांसी में, झांसी के रूलर के साथ इसकी शादी हुई थी। अब ये तात्या टोपे और नाना साहब पेशवाओं के साथ बड़ी हुई थी, और इन्होंने इसने भी 1850 रिवॉल्ट में इसका भी जो डायनेस्टी है झांसी और ब्रिटिशों ने खत्म किया था, इस वजह से ये भी 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट यानी सहभागी झाली हुई थी। उसके बाद ब्रिटिशों ने ह्यू रोज, जो सर ह्यू रोज था ब्रिटिश ऑफिसर, उसने झांसी को सीज किया, यानी चहुबाजूने वेढा टाकला है, और इसके बाद वॉर हुआ है। और उस वॉर में कालपी में एक वॉर हुआ था, उस कालपी के वॉर में इस इस इसकी डेथ हुई है। इसकी डेथ हुई है रानी लक्ष्मीबाई की। कहाँ पे? कालपी में के वॉर में इसकी डेथ हुई है। यहाँ पे एक बात याद रखो, झांसी की रानी का एक फेमस स्टेटमेंट है, कौन सा? मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। राइट है, आप लोगों में सभी ने सुना होगा। लेकिन प्रैक्टिकली एक बात याद रखना, ये स्टेटमेंट हिंदी में नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट हिंदी में नहीं है? ये स्टेटमेंट उसने कौन सी लैंग्वेज में बोला था? तो मराठी, क्योंकि वो मराठी थी। तो इसके बारे में, मी माझी झाशी देणार नाही, हे विधान केलं होतं पुन्हा, मी माझी झाशी देणार नहीं। लेकिन जो हिस्ट्री राइटर्स थे, नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री लिखते समय, उसने उस सेंटेंस को मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट किया और वैसे ही ये फेमस हुआ। इसके सिवा ये हुए कुछ लीडर्स 5 इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेगम हजरत महल, इसने में अवध में लीडरशिप की है। कहाँ पे लीडरशिप की है बेगम हजरत महल ने? अवध में लीडरशिप करने का काम किया है। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला, कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने भी क्या किया है? जो फौज थी, हिंदी फौज, उनकी लीडरशिप करने का काम किया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई थी, ये रिवॉल्ट हो रहा था, ब्रिटिशों को भी पावर कम पड़ रही थी। तो नेपाल का जो रूलर था, जंग बहादुर, नेपाल का रूलर था कौन? जंग बहादुर। उसने ब्रिटिशों के हेल्प के लिए आ गया अपनी गोरखा बटालियन लेके। किसकी हेल्प के लिए आया? गोरखा बटालियन लेके ब्रिटिशों के लिए हेल्प के लिए आया। और इसी हेल्प की वजह से यहाँ पे गोरखा बटालियन ने हेल्प की है ब्रिटिशों की, सिख बटालियन ने हेल्प किसी की है? ब्रिटिशों की। तो इस मदद की वजह से तो धीरे धीरे इन्हें लखनऊ भी कैप्चर कर लिया और पूरा ये रिवॉल्ट स्टॉप करने का काम किया है ब्रिटिशों ने। अब इसके बाद देखना है जो और किस जगह पे रिवॉल्ट हुए, उसके बारे में शॉर्ट में हमें पढ़ना है। इसके बाद रिवॉल्ट हुए वाराणसी और इलाहाबाद में। कहाँ पे और किस किस जगह पे ये लीडर हुए? अब हम प्लेसेस के बारे में देखेंगे। ठिकाना वरुण उठाओ पाओ, वाराणसी एंड इलाहाबाद। इलाहाबाद में रिवॉल्ट हुआ है, वाराणसी और इलाहाबाद में रिवॉल्ट हुआ है। वहां पे मद्रास का कर्नल नील कहाँ पे आया है? वाराणसी की तरफ निकला है। और वहां पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उठाव किया था, उसको सपोर्ट किया है आम लोगों ने। और इस वजह से कर्नल नील ने क्या किया, तो इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके पास राइफल्स थे, तो उसके आगे जाके इंडियन सोल्जर को अटैक करने के लिए उन्होंने तोहफा वापर लिया। तोहफा यानी कैनन का यूज किया है ब्रिटिशों के खिलाफ। और उसने बहुत सारे हिंदू जो वहां पे अवध, वाराणसी या इलाहाबाद के आम लोग हैं, उनकी कत्लेआम करना स्टार्ट कर दिया। सेम टाइम बहुत सारे लोगों को फांसी भी लगवा दी है। कर्नल नील ने बहुत ही बेरहमी से यहाँ का रिवॉल्ट दबाने का काम किया है। इसके बाद इलाहाबाद में भी रिवॉल्ट हुआ है। इलाहाबाद के में रिवॉल्ट होने के वहां पे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, तो आप पहले ही इंडियन सोल्जर्स ने ऐसा वाराणसी में हो रहा है तो यूरोपियन जो इलाहाबाद में वहां पे उनको भी मारना स्टार्ट किया। और जैसे ही इनका मारना स्टार्ट होता है तो उसके बाद नील ने वो इलाहाबाद का भी रिवॉल्ट दबाने का काम किया। इलाहाबाद और वाराणसी का जो रिवॉल्ट था, उठाव था, वो कर्नल नील ने
टोटली दबाने का काम किया, इसके लिए वो उसने बेरहमी से लोगों को मारा है। अब इसके बाद देखना है महाराष्ट्रातील उठाव। महाराष्ट्र में भी 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो उसके बारे में देखना है। अब महाराष्ट्रातील उठाव, इसके बारे में क्या देखना है, तो यहाँ पे सातारा में बापू रंगोजी गुप्ते, इनकी लीडरशिप हुई है। बापूजी रंगोजी गुप्ते इन्होंने क्या काम किया है, तो बापू रंगोजी गुप्ते ने फिर रामोशी लोगों को साथ मिलकर रिवॉल्ट करने का काम किया है। इसकी सिवा नरगुन एक स्मॉल संस्थान है, यानी स्मॉल स्टेट है, वहां के जो रूलर्स थे बाबा साहेब भावे, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद सिवा खानदेश में भीमा नाइक है, कजार सिंह है, इन्होंने भी रिवॉल्ट किया है। जो ब्रिटिशों की ट्रेजरी यानी खजीना था उसको लूटने का काम किया है। जलगांव में अंबा पानी, यहाँ पे भिल्ल लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ रिवॉल्ट किया है। कोल्हापुर में रामजी सिरसाट, इसने भी ब्रिटिशों के खिलाफ रिवॉल्ट किया है, उठाव किया है और ब्रिटिशों की ट्रेजरी लूटने का काम किया है। इसके सिवा कोल्हापुर जो संस्थान है महाराष्ट्र में छत्रपति के रेस से आने वाला, उस कोल्हापुर के एक मेंबर, फैमिली मेंबर थे चीमा साहेब। इन चीमा साहेब ने कोल्हापुर के रिवॉल्ट में कोल्हापुर में रिवॉल्ट करने का काम किया है। धारवाड़, बेलगांव, कोल्हापुर, यहाँ पे इन्होंने रिवॉल्ट करने का काम किया है चीमा साहेब ने। इतना ही, महाराष्ट्र में ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी सिवा अब देखना है ये जो रिवॉल्ट हुए हैं उसका इम्पॅक्ट क्या हुआ है, म्हणजे उठावाचे परिणाम आता आपल्याला अभ्यासायचे। काय झाले उठावाचे परिणाम, तो उठावाचे इम्पॅक्ट, परिणाम यानी क्या, इम्पॅक्ट क्या हुए, तो यहाँ पे एक परिणाम हुआ है। फर्स्ट इम्पॅक्ट क्या हुआ है, आपल्याला आपण एका संस्थांचे प्रतिनिधी नाही तर आपण भारत देशाचे प्रतिनिधी आहोत, हीच भावना निर्माण झाली। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम स्टेट के फॉलोअर नहीं, सिर्फ हम एक ही नेशन के मेंबर है। मीन्स यहाँ पे नेशनलिज्म की शुरुआत होने लगी, राष्ट्रीय भावना जागृत झाल्या। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम सिर्फ महाराष्ट्र, बंगाल या अवध या इलाहाबाद या वाराणसी के नहीं, हम राष्ट्रीय, हम इंडिया यानी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ये बात पहले इन्होंने क्लियर कर दी। अब इसके सिवा और एक क्या बात हुई, अब यहाँ पे इस रिवॉल्ट की वजह से क्वीन को एक डिक्लेरेशन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, क्वीन को एक डिक्लेरेशन करना, म्हणजे राणीने एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला। डिक्लेरेशन यानी क्या, जाहीरनामा प्रसिद्ध किया था, जिसमें उसने बहुत सारी बातें बताई है, वो हम आगे के पॉइंट में क्लियर कर लेंगे। अब इम्पैक्ट में इतना ही देखें, पहले क्या है, राष्ट्रीय भावना मीन्स नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला। सेकंड, क्वीन ने डिक्लेरेशन किया, रानीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झालाय। और अब उनको और एक जो रूलर्स थे या जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको एक बात समझ में आई, अब सिर्फ हम गन लेके ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो अब यहाँ पे हमें अनादर वे का भी ढूंढने पड़ेंगे। म्हणजे फक्त शस्त्रास्त्राचा मार्ग आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देऊ शकत नाही, तर आपल्याला इतर देखील मार्ग अवलंबावे लागतील। इसके बारे में लोग या जो भी लीडर थे वो सोचने लगे थे। तो ये मेनली 3 इम्पैक्ट हुए हैं 1857 के रिवॉल्ट के। अब हमें देखना है क्वीन का डिक्लेरेशन, रानीचा जाहीरनामा। क्या देखना है, क्वीन डिक्लेरेशन, क्वीन ने क्या कहा था इस डिक्लेरेशन में। क्वीन आई थी कि इंडिया में, बिल्कुल नहीं, उसने एक डिक्लेरेशन बनवा के इंडिया के भेज दिया। और इंडिया का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, 1858 में कौन था, 7 और 8 में लॉर्ड कैनिंग, इसने इलाहाबाद में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। उस फंक्शन में इसने ये पढ़ के सुनाया, 1857 के रिवॉल्ट के बाद डिक्लेरेशन पढ़ के सुनाया। इस डिक्लेरेशन में क्या क्या है, तो इंडियन जो इनका डिक्लेरेशन आया उसमें क्या क्या बात कही है। इस डिक्लेरेशन में क्वीन ने वो 2-4 बातें कही है। क्या बातें कही है क्वीन ने, तो यहाँ पे उसने कहा है
1857 में बहुत सारे कुछ ऐसे आश्वासन, मैं ये करूंगी वो करूंगी, जो प्रेजेंट टाइम के पॉलिटिकल लीडर देते हैं ना, वैसे ही आश्वासन इंडियन पर्सन को दी। इसमें क्या कहा है, भारतीय प्रजा ही आमची प्रजा आहे। देखो मीन्स इंडिया की जो पीपल्स है वो मेरे ही अंडर है और मुझे ब्रिटिश पीपल की तरह वो भी इक्विवेलेंट है। इसके बारे में बात की मीन्स अब मैं सभी को एक जैसा मानूंगी, कहा था, इसका मतलब मानती है नहीं थे, अब मानूंगी, ऐसा उनका कहना है। तो इसके बाद वंश, धर्म, जात, जन्म स्थान, रेस, रिलीजन, कास्ट एंड बर्थ प्लेस के वजह से किसी को भी अलग अलग नहीं माना जाएगा, सबको इक्विवेलेंट माना जाएगा, ये डिक्लेरेशन में कहा गया था। ओके, थर्ड डिक्लेरेशन में और क्या बात की थी, नौकरियां देताना गुणवत्ता पाहिली जाईल। क्या कहा था, मिस अगर आप जॉब देनी है किसी को तो अगर उसके पास क्वालिटी है तभी उसी जॉब दी जाएगी, तो जो क्वालिटी का पर्सन है उसे ही जॉब मिलेगा, ये अच्छी बात कही थी उन्होंने। उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो किसी भी रिलीजियस पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, म्हणजे सरकारी लोक कोणत्याही धार्मिक बाबीमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही। उसके बाद संस्थानिका सोबत केलेल्या या कराराचं पालन केलं जाईल। मतलब क्या है, जो संस्थान थे, स्मॉल डायनेस्टीज थी, उनके साथ बहुत सारे एक्ट किए थे या ब्रिटिशों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको फॉलो किया जाएगा। किसी भी संस्थान को बंद नहीं किया जाएगा। कौन से भी रीजन, नेक्स्ट डिक्लेरेशन में क्या, कौन सा भी रीजन देके संस्थान कोलैप्स नहीं किया जाएगा। इतनी सारी बातें यहाँ पे क्वीन ने अपने डिक्लेरेशन में कही है। अब इसमें के बाद इतना सोचने के बाद, ये ब्रिटिश है वो बहुत होशियार थे, उन्होंने क्या किया, क्वीन का डिक्लेरेशन आया, इतनी सारे बात कही, संस्थान बंद नहीं करना कुछ नहीं, तो उन्होंने एक न्यू पॉलिसी यहां से स्टार्ट कर दी। कौन सी, थोड़ा आणि राज्य करा। कौन सी पॉलिसी है, इसके बाद ब्रिटिशों ने स्टार्ट कर दी, थोड़ा आणि राज्य करा, डिवाइड एंड रूल। पॉलिसी यहां पे उन्होंने स्टार्ट कर दी है ब्रिटिशों ने 1857 के रिवॉल्ट के बाद। अब ये रिवॉल्ट यहाँ पे खत्म होता है, न्यू पॉलिसी भी स्टार्ट होती है। अब इसके बाद हमें देखना है राष्ट्रीय सभा यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। हम ये इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखो, पहले के फर्स्ट पार्ट लास्ट वीक में पढ़ा है, इस सीरीज में हम 3 लेक्चर देंगे, उसमें भी ये यूनिट कंप्लीट नहीं होने वाला, तो इस वजह से नेक्स्ट वीक में जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें भी ये यूनिट कंटिन्यू होगा। मीन्स ये यूनिट 3 वीक में डिवाइड किया गया है, तो धीरे धीरे समझ लो और बाद में एक ही दिन में पूरे वीडियोस कंटिन्यू देख लो ताकि आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद देखना है 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ओके, थैंक यू।